जय गणेश की कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो पार्वती नाम की एक महिला वकील से मिलता है। पार्वती बताती है कि जल्द ही उसके बेटे के केस से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। उसका बेटा सुबह की नौकरी करते हुए बैग में ड्रग्स लेकर घूम रहा था, जिसके कारण पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जमानत भी नहीं देना चाहती। वह आदमी दुख के साथ पार्वती से मदद की गुहार लगाता है। वह कहता है कि वह अकेला अपने घर को नहीं चला सकता, इसलिए उसका बेटा भी काम करने लगा। उसका बेटा कॉलेज की पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम में स्विगी डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या उसका इस ड्रग्स केस से कोई लेना देना है, लेकिन बेटे ने साफ मना कर दिया। उसे नहीं पता कि ग्राहक को खाना देने के लिए जाने पर बैग में ड्रग्स कहां से आए। पार्वती उसे घबराने से मना करती है और कहती है कि वह और उसकी टीम सोचकर बताएगी कि इस केस में वे क्या कर सकते हैं। उसी रात जय गणेश नाम के एक व्यक्ति से पार्वती को एक ईमेल आता है। मेल खोलने पर उसे केस के सारे विवरण मिलते हैं, जिसमें यह बताया गया होता है कि लड़का बेकसूर है, उसे किसने फंसाया और इसके पीछे किसका हाथ है। ये सारे डिटेल्स मौजूद होते हैं। पार्वती तुरंत अपनी टीम को बुलाती है और यह मेल और दस्तावेज दिखाती है। वह कहती है कि इन सबूतों से वे कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि वह लड़का बेकसूर है। टीम का एक सदस्य पार्वती से पूछता है कि यह मेल किसने भेजा। पार्वती कहती है कि पता नहीं, कोई अपरिचित व्यक्ति है, लेकिन यह अच्छा है कि उस अनजान व्यक्ति से किसी को इंसाफ मिलेगा। उसके बाद पार्वती घर लौटकर अपने साइबर एक्सपर्ट को कॉल करती है और उस ईमेल एड्रेस के बारे में पता लगाने को कहती है, जैसे उसका स्थान, मालिक और एड्रेस। अगले दृश्य में फिल्म के नायक गणेशा को दिखाया जाता है। गणेशा एक न्यूज़पेपर में डिजाइनर के रूप में काम करता है और साथ ही वह एक हैकर भी है। गणेशा के पैर काम नहीं करते, जिसकी वजह से वह व्हील चेयर की मदद से ही सब जगह घूमता है। सुबह सवेरे तैयार होकर गणेशा व्हील चेयर से पहले अपने पिता की मैकेनिक शॉप पर जाता है, उनसे और कुछ लोगों से बात करता है। फिर वह किसी गाड़ी की मदद से अपने ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में एक नई लड़की ने ज्वाइन किया होता है। गणेशा का एक सहकर्मी उस लड़की से उसका परिचय करवाता है। हाय हेलो के बाद जब गणेशा वहां से जाता है तो वह लड़की उस सहकर्मी से पूछती है कि गणेशा को क्या हुआ। वह बताता है कि कॉलेज के दिनों में ओवर स्पीड बाइक राइडिंग के कारण गणेशा का एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसके पैर पैरालाइज्ड हो गए। गणेशा उन दोनों की यह बातें सुन लेता है। जब गणेशा अपनी डेस्क पर काम कर रहा होता है, तभी पेपर का एमडी उसके पास आकर एक आर्टिकल डिजाइन करने को कहता है। आर्टिकल में एक एमएलए की फोटो लगाकर यह लिखना होता है कि इस एमएलए ने धोखाधड़ी की है, लेकिन साथ ही एमएलए का चेहरा छिपाने को भी कहता है। गणेशा पूछता है, सर आपने इसका चेहरा क्यों छिपाया? एमडी बताता है कि उसने इस न्यूज को न छापने के लिए उस एमएलए से डील की है। अगर शाम तक एमएलए ने उसे RS20 लाख नहीं दिए तो वे उसका चेहरा दिखाकर आर्टिकल छाप देंगे। यह सुनकर गणेशा मन ही मन सोचता है कि एमडी भी एक धोखेबाज है। बाद में जब गणेशा ऐसे ही खबरें पढ़ रहा होता है, वह न्यूज़पेपर में यह खबर देखता है कि शुरुआती ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुआ लड़का अब छूट गया है। यह खबर देखकर गणेशा बहुत खुश होता है, यह सोचकर कि उसकी वजह से एक व्यक्ति बच गया। काम खत्म होने के बाद जब गणेशा वापस अपने अपार्टमेंट के पास आता है, तभी अयान नाम का एक लड़का उसे देखकर गले लगाता है। गणेशा और अयान बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। अयान गणेशा को हीरो कहकर बुलाता है और उसने कभी भी गणेशा की अक्षमता का मजाक नहीं उड़ाया। थोड़ी देर बाद गणेशा और उसके दोस्त शराब पीते हुए थोड़ा चिल करते हैं। गणेशा अपने दोस्तों को अपनी नई कहानी के बारे में बताता है, जिसका नाम है जय गणेश। दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताने के बाद गणेशा वापस अपने कमरे में आकर इसी कहानी पर काम करने लगता है, खासकर कैरेक्टर डिजाइनिंग पर। थोड़ी देर बाद उसके कमरे के बाहर बहुत शोर शराबा होने लगता है। बाहर जाने पर देखता है कि उसके सारे दोस्त संगीत पर नाच रहे हैं। अपने दोस्तों को नाचते देखकर गणेशा को बहुत बुरा लगता। वह सोचने लगता है काश उसके पैर होते तो वह भी अपने दोस्तों के साथ नाच पाता। वह उन सभी बातों को याद करके रोने लगता जब लोगों ने उसे चिढ़ाया था, जैसे ऑफिस की नई लड़की या उसके पिता की दुकान पर बैठा एक व्यक्ति। सुबह होते ही गणेशा को एक पब्लिशर कंपनी से कॉल आता है। दरअसल गणेशा ने अपनी कहानी कुछ पब्लिशिंग कंपनियों को भेजी थी। निधि पब्लिशिंग कंपनी की एक महिला गणेशा को कॉल करके बताती है कि उन्होंने उसकी कहानी पढ़ी और वह बहुत अच्छी है। वह पूछती है कि क्या वह उनसे मिलने आ सकता है और उसे अपना एड्रेस भेजती है। गणेशा तैयार होकर व्हील चेयर की मदद से उस पते पर पहुंचता है। घर के अंदर आते ही बेचारा गणेशा व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है। उसी वक्त निधि नाम की एक लड़की गणेशा को इस हालत में देखकर तुरंत उसकी मदद करती है और पूछती है कि वह कौन है और यहाँ क्यों आया है। गणेशा सारी बात बताता है और अपनी कहानी की किताब दिखाता है। तभी निधि की माँ गणेशा के पास आती है और कहती है कि उन्होंने ही उसे यहाँ बुलाया था। ये देखकर निधि अपनी माँ से पूछती है कि उन्होंने उसे बिना पूछे यह सब क्यों किया। निधि की माँ कहती है कि वह एक बार उसकी कहानी पढ़े, यह बहुत अच्छी और प्रेरणादायक है। माँ बेटी के बीच हल्की सी बहस होने लगती है। निधि की बातें सुनकर गणेशा थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन निधि की माँ गणेशा को समझाती है और कहती है कि वह अपनी कहानी उसे दे दे, वह जल्द ही उसे सूचना देगी। गणेशा अपनी कहानी की किताब
निधि की मां को सौंपकर वहां से चला जाता है। अगले दृश्य में हमें पता चलता है कि अयान, जिस एमएलए की बात हुई थी, उसकी पहली पत्नी का बेटा है। जब जब एमएलए अपने बेटे अयान से मिलने के लिए इस अपार्टमेंट के पास आता जाता रहता है। फिलहाल एमएलए और अयान मूवी जाने का प्लान करते हैं। अयान की मां कहती है कि वह ऑफिस जा रही है, वह अयान को सही समय पर घर ड्रॉप कर दे। उसी वक्त गणेशा व्हीलचेयर से अपने अपार्टमेंट से बाहर जाने लगता है। अयान तुरंत गणेशा को देखकर गले लगाता है और अपना छाता दिखाते हुए कहता है, ये देखो, मैंने एक नया छाता खरीदा है। अरे, तुम्हारे पास तो छाता है ही नहीं। ये लो, मेरा छाता ले लो, बारिश होने वाली है। इस तरह अयान गणेशा को अपना छाता उपहार में देकर चला जाता है। इस बीच निधि गणेशा की कहानी की किताब पढ़ने लगती है। दरअसल यह कहानी एक लड़के की है और यह लड़का कोई और नहीं, खुद गणेशा है। गणेशा ने खुद को सुपर हीरो समझकर इसी आधार पर जय गणेशा नाम की कहानी लिखी। कहानी में बताया जाता है कि कॉलेज के दिनों में गणेश अपने पिता की बाइक पर तेज गति से कॉलेज जा रहा था। तभी उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके दोनों पैर पैरालाइज्ड हो गए। इस गम को न सहते हुए गणेश ने तालाब में कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उसके शरीर में सिर्फ 2 पैर ही काम नहीं करते, बाकी सब कुछ काम करता है। और गणेशा एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो अपने दिमाग से कुछ भी कर सकता है। गणेशा को कंप्यूटर ज्ञान अच्छा होने के कारण उसके पिता ने उसे एक ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में दाखिला दिलाया। धीरे धीरे गणेशा ग्राफिक डिजाइनिंग करते हुए हैकिंग भी सीख गया। अपनी हैकिंग स्किल्स की मदद से गणेशा घर बैठे ही काफी सारे केस हल करता रहता है। ये कहानी पढ़ने के बाद निधि को बहुत पसंद आती है। वह अपनी माँ के पास आकर कहती है कि माँ, मैंने वह कहानी पढ़ी, बहुत अच्छी है, वे उसे प्रकाशित करेंगे। निधि की माँ कहती है कि उसके पिता भी उस लड़के की तरह कहानियां लिखते थे और जब उसने यह कहानी पढ़ी तो उसे अपने पिता की याद आई। निधि कहती है कि माँ, उस गणेशा को दोबारा घर बुलाओ, वे उससे बात करेंगे। निधि की माँ इसके लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ महिला वकील पार्वती गणेशा के घर का पता लगाकर उसके पास आती है। पहले तो वह किसी केस के बारे में बात करती है, फिर गणेशा से एक मदद मांगती है। वह बताती है कि एक राजनेता के आपत्तिजनक वीडियो लीक हुए हैं और गणेशा को यह साबित करना होगा कि उसमें मौजूद राजनेता असली नहीं है, बल्कि डीप फेक से बनाया गया है। साथ ही उसे उस वीडियो के स्रोत को ढूंढकर इंटरनेट से डिलीट करना होगा। वह कहती है कि वह मुफ्त में नहीं, उसे पैसे भी देगी। गणेशा कहता है कि वह उसे कितना भी पैसा दे दे, वह ऐसे काम नहीं करेगा। बहुत समझाने के बाद भी गणेशा नहीं मानता और पार्वती वहां से चली जाती है। अगले दिन जब गणेशा व्हीलचेयर से कहीं जा रहा होता है तो रास्ते में उसे निधि दिखाई देती है। निधि तुरंत गणेशा के पास आकर सबसे पहले उस दिन के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। बाद में वह बताती है कि उसने उसकी कहानी पढ़ी जो बहुत अच्छी है। वह बताती है कि वह भी एक कहानी लिख रही है जिसका नाम है तुम भी। वह पूछती है कि अगर गणेशा हाँ कहे तो वे उसकी कहानी के साथ साथ उसकी तुम भी कहानी को भी जोड़कर प्रकाशित कर सकते हैं। गणेशा इसके लिए हाँ कर देता है। इसके बाद दोनों एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं और दोनों कहानियों को मिलाकर एक एप्लीकेशन में रिलीज करते हैं। बच्चे इस कहानी को पढ़कर बहुत पसंद करते हैं और धीरे धीरे इस कहानी का एप्लीकेशन भी बहुत लोकप्रिय होने लगता है। यहाँ एक और बात यह है कि गणेशा जब भी समय पाता है वह घर बैठे ही जासूसी का काम करता रहता है। शहर में कुछ दिनों से एक चोरों का गिरोह जबरदस्त चोरी कर रहा है और पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। गणेशा इस केस की गहन जांच करता है और पुलिस को कॉल करके केस के विवरण बताता है। वह बताता है कि इन चोरों के चोरी करने का एक पैटर्न है और यह भी बताता है कि उनका अगला लक्ष्य क्या है। वे एक राजनेता के घर में चोरी करने वाले हैं। वह पुलिस वाला गणेशा से पूछता है कि वह कौन है और यह सारी जानकारी उसे कैसे पता चली, लेकिन गणेशा अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता, बस चोरों के चोरी करने का तरीका बताकर फोन काट देता है। अगले दिन गणेशा किसी न्यूज़पेपर में इसी चोरी से जुड़ी एक खबर देखता है। वह सोचने लगता है कि आखिरकार पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया। पता चलता है कि पुलिस ने असली चोर को नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गणेशा दोबारा पुलिस को कॉल करके कहता है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, वह बस एक छोटा मोटा चोर है। लेकिन वह पुलिस वाला गणेशा की बातों पर यकीन नहीं करता। बाद में गणेशा उस महिला वकील पार्वती के पास जाकर सारी बात समझाता है कि पुलिस ने चोरी के मामले में किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पार्वती कहती है कि वे इस केस में कुछ भी नहीं कर सकते। यह सुनकर बेचारा गणेशा बहुत मायूस होकर वापस अपने घर आता है, यह सोचकर कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। तभी अयान गणेशा से मिलने आता है और पूछता है कि वह इतना मायूस क्यों है। गणेशा अयान को कोई जवाब नहीं देता, लेकिन फिर भी अयान गणेशा से कहता है कि आज उसका जन्मदिन है और शाम को उसके घर पर पार्टी है, उसे जरूर आना। गणेशा को पार्टी में जाने का इतना मन नहीं होता, लेकिन अयान के लिए वह पार्टी में जाता है। वहां अयान का पिता, वही एमएलए
मौजूद होता है। एमएलए गणेशा को देखकर हल्के से मजाक उड़ाता है, बिना बुलाए ही पार्टी में चले आए। हाँ, वैसे भी तुम जैसे लोग पार्टी में होने चाहिए। इस तरह नीचा दिखाने वाली बातें करता है। बेचारा गणेशा बहुत दुखी होकर पार्टी से वापस अपने घर आने लगता है, लेकिन अयान तुरंत गणेशा के पास आकर कहता है कि वह पार्टी से इतनी जल्दी क्यों जा रहा है और उसका उपहार कहाँ है। अयान खुद गणेशा की जेब में जांच करने लगता है तो गणेशा की जेब में एक च्युइंगम होती है। अयान कहता है कि उसके लिए बस यही काफी है उपहार के लिए। इस तरह दोनों के बीच थोड़ी हंसी मजाक की बातें होने लगती हैं। तभी निधि गणेशा को कॉल करके कहती है कि उसने एक इन्वेस्टर से बात की है उनकी कहानी के बारे में और उन्होंने कल उन दोनों को ऑफिस पर बुलाया है। पहले तो गणेशा कहता है कि वह नहीं आएगा, वह अकेली जाकर डील करके उसे बताए, लेकिन निधि जोर देती है, अरे नहीं, यह तुम्हारी कहानी है, तुम्हारा वहां आना बेहद जरूरी है। गणेशा ठीक है कहकर फोन काट देता है। उसी वक्त एक गाड़ी आकर गणेशा की व्हील चेयर से टकरा देती है। जब गणेशा उस कार की तरफ देखता है तो उस कार में अयान मौजूद होता है, यानी किसी ने अयान का अपहरण कर लिया है। यह देखकर गणेशा जोर जोर से चिल्लाते हुए उस गाड़ी का पीछा करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता और वह गाड़ी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आती है। गणेशा से पूछने पर वह सारे विवरण बताता है कि जब वह और अयान नीचे थे तो एक व्यक्ति अयान को अगवा करके ले गया। वह व्यक्ति अपने चेहरे पर मास्क पहने हुए था और गणेशा ने उस गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया था। पुलिस वाले उस गाड़ी का नंबर लेकर उसे ढूंढना शुरू करते हैं। आखिरकार उन्हें वह गाड़ी मिल जाती है जो गांव से बहुत दूर पार्क की हुई होती है, लेकिन अयान उसके अंदर मौजूद नहीं होता। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला गणेशा के पास आकर कहता है कि क्या वह उस व्यक्ति के बारे में और कुछ जानकारी दे सकता है। वह कहता है कि थोड़ा अच्छे से याद करके बताए कि वह दिखने में कैसा था, ताकि वे किसी आर्टिस्ट को बुलाकर उसका चेहरा ड्रॉ करवा सके। गणेशा कहता है कि वह खुद एक आर्टिस्ट है और उसे थोड़ा समय दिया जाए, वह स्केच बनाकर दे देगा। इस तरह वह मास्क के साथ उस व्यक्ति का चेहरा बनाना शुरू करता है। साथ ही पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज की जांच करने लगते हैं, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिलता। गणेशा द्वारा बनाए गए स्केच को पुलिस वाले अपने डेटाबेस में जांचते हैं, लेकिन वहां भी कोई उपयोग नहीं होता। उसके बाद पुलिस वाले गणेशा को सारे इलाके के सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगते हैं। घंटों बाद गणेशा को आखिरकार एक व्यक्ति पहचान में आता है। वह व्यक्ति एक गाड़ी में होता है और मास्क पहने होता है। गणेशा पुलिस वालों से कहता है, सर यही है वह व्यक्ति। पुलिस वाले तुरंत उस गाड़ी को ट्रैक करना शुरू करते हैं। वह गाड़ी फिर से मिल जाती है, लेकिन एक सुनसान इलाके में, और उसमें वह व्यक्ति मौजूद नहीं होता। इस तरफ गणेशा उस पुलिस वाले से कहता है, सर मैं एक छोटी सी कोशिश करना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। इजाजत मिलने पर गणेशा उस व्यक्ति का बिना मास्क वाला पूरा चेहरा बनाने की कोशिश करने लगता है। आखिरकार 10 घंटों की मेहनत के बाद गणेशा एक चेहरा बना लेता है जो लगभग 95% उस चेहरे से मेल खाता है। सुबह होते ही वह अपहर्ता किसी एफएम को कॉल करके तमिल में बात करना शुरू करता है। वह कहता है, मैंने ही उस एमएलए के बेटे को अगवा किया है। मेरा नाम मोहन सेल्वराज है। आज आप लोग कितना भी तलाश कर लो, वह लड़का आप लोगों को नहीं मिलने वाला। मेरी बेटी को तड़पा तड़पा कर मार दिया उस एमएलए ने। अब मैं उस एमएलए से बदला ले रहा हूँ। वह कहता है, आप लोगों के पास सिर्फ 12 घंटों का समय है और इसके अंदर उस लड़के को ढूंढ लीजिए। अगर 12 घंटे बीत गए तो वह बच्चा मर जाएगा। इस तरह फोन काट देता है। जाहिर है ये सारी बातें पुलिस वाले भी सुन रहे होते हैं। एक महिला पुलिस अधिकारी मोहन सेल्वराज के बारे में सर्च करना शुरू करती है। एक व्यक्ति का चेहरा उन लोगों के सामने आता है और चौंकाने वाली बात यह होती है कि गणेशा ने जिस व्यक्ति का स्केच चेहरा बनाया था वह हूबहू मोहन सेल्वराज से मिलता जुलता होता है। इसके बाद दृश्य थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहां मोहन सेल्वराज के बारे में दिखाया जाता है। मोहन सेल्वराज एक अनाथ होता है जो तमिलनाडु के किसी अनाथालय में पला बढ़ा। बाद में वह रोजी रोटी के लिए केरल आ गया और यहीं एक अनाथ लड़की से शादी कर ली। इन दोनों की एक बेटी होती है। मोहन की बेटी छोटे मोटे व्लॉग्स बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करती रहती थी। मोहन सेल्वराज के घर के पास एक कूड़ादान था जिससे बहुत बुरी बदबू आती रहती थी। मोहन ने उस कूड़ादान के बारे में एमएलए को शिकायत दी, लेकिन उस एमएलए ने इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ दिन गुजरने के बाद उसी बुरी बदबू को सूंघते हुए मोहन की पत्नी मर गई और कुछ दिनों बाद मोहन सेल्वराज की बेटी भी बीमार होकर मर गई। अपनी परिवार को खोने के बाद मोहन ने उस एमएलए से बदला लेने का सोच लिया, इसलिए उसने उसके बेटे यानी अयान को अगवा कर लिया। यहाँ एक और बात यह है कि मोहन की बेटी ने अपने व्लॉग में उस कूड़ादान के बारे में भी जिक्र किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी परिवार को खोने के बाद मोहन थोड़ा पागल हो गया था और उसने मानसिक अस्पताल में थोड़ा इलाज भी लिया था। ये सारी बातें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलती हैं। अब वर्तमान पर लौटते हैं। मोहन सेल्वराज अपनी बेटी के यूट्यूब चैनल को देखता है और फिर जहर का एक इंजेक्शन
अपने शरीर में इंजेक्ट करके मर जाता है। मोहन के मरने के बाद पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, लेकिन मोहन को बचा नहीं पाते। पूरे घर में तलाश करने पर अयान वहां मौजूद नहीं होता। मतलब मोहन ने अयान को किसी जगह पर छिपा दिया था। दूसरी तरफ गणेशा मोहन के लैपटॉप को हैक करके कुछ जानकारी इकट्ठा करने लगता है। पता चलता है कि मोहन ने कुछ दिनों पहले 2 जहरीली गैस को ऑर्डर किया था। गणेशा को समझ में आ जाता है कि जिस तरह मोहन की बेटी जहरीली गैस सूंघते हुए मर गई, उसी तरह वह अयान को भी मारना चाहता है। बाद में मोहन के बैंक ट्रांजैक्शन की जांच करने पर एक और बात पता चलती है कि हाल ही में मोहन सेल्वराज ने एक पुराना थिएटर खरीदा था और उसका नवीनीकरण करवा रहा था। गणेशा तुरंत उस पुलिस अधिकारी के पास आकर कहता है कि वह मोहन अयान को एक थिएटर में छिपा कर रखा है। पुलिस वाला पूछता है कि यह बात उसे कैसे पता। गणेशा कहता है कि उसने मोहन के लैपटॉप को हैक किया और पता चला कि उसने हाल ही में एक पुराना थिएटर खरीदा और साथ ही कुछ स्पीकर और जहरीली गैस भी उसी थिएटर में किसी गुप्त कमरे में अयान को छिपाकर रखा होगा। दूसरी तरफ अयान को दिखाया जाता है, जो होश में आकर बहुत रोने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह कहाँ है और वह कमरा साउंड प्रूफ होता है, मतलब अंदर की आवाज बाहर नहीं जा रही होती और न ही बाहर जाने का कोई रास्ता होता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वालों को एक जूम लिंक अपने आप भेजा जाता है। उस लिंक को ओपन करने पर अयान दिखाई देता है, यानी मोहन सेल्वराज ने ऐसा सेटअप किया था ताकि वह एमएलए अपनी आंखों से अपने बेटे की मौत को देखे। बेचारा अयान अपने पिता से कहता है, पापा प्लीज मुझे बचा लो, मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस थिएटर के पास जाकर कोने कोने को छान मारते हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती। इस तरफ गणेशा उस पुलिस अधिकारी से कहता है, सर क्या मैं मोहन सेल्वराज का लैपटॉप चेक कर सकता हूँ? शायद मुझे कुछ नजर आ जाए। पुलिस वाला इजाजत दे देता है। गणेशा मोहन के लैपटॉप की गहनता से जांच करने लगता है। गणेशा पता लगा लेता है कि वह जूम लिंक जिस एड्रेस से आया था उसी एड्रेस पर स्विगी का खाना भी डिलीवर हुआ था। उस रेस्टोरेंट के पास जाकर पूछने पर यह बात पता चलती है कि किस व्यक्ति ने उस एड्रेस पर डिलीवरी की थी। उसके बाद गणेशा दोबारा मोहन के ट्रांजैक्शन की जांच करता है तो पता चलता है कि मोहन और तमाक्ष नाम के एक व्यक्ति के बीच कुछ पैसे स्थानांतरित हुए थे। गणेशा उस पुलिस वाले से कहता है कि अगर अयान उस थिएटर में नहीं है तो जरूर तमाक्ष के घर में होगा। पुलिस वाले तुरंत उसका घर का पता लगाकर वहां जाते हैं और सारे कमरों की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। अयान वहां मौजूद नहीं होता। अब ये सारे पुलिस वाले वीडियो कॉल के जरिए अयान को देख रहे होते हैं और अयान बेचारा तड़पने लगता है। अयान की हालत देखकर वह एमएलए गणेशा को बहुत डांटता है कि वह खुद को हैकर समझता है, लेकिन किसी काम का नहीं है, उसके बच्चे को ढूंढ नहीं पा रहा है। इतनी डांट सुनने के कारण बेचारा गणेशा वापस अपने घर आकर बहुत दुखी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी गणेशा हार नहीं मानता। तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त बात कौंधती है। जिस रेस्टोरेंट से खाना डिलीवर हुआ था, गणेशा उस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज जांचने लगता है। फुटेज में दिखता है कि एक दिन मोहन किसी व्यक्ति से मिलने के लिए वहां आया था। गणेशा तुरंत एक टैक्सी लेकर उस रेस्टोरेंट के पास जाता है और उस दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछता है। रेस्टोरेंट वाला व्यक्ति कहता है, अरे सर, इनका नाम तो राजशेखर है। राजशेखर और एक और व्यक्ति हमेशा हमारे रेस्टोरेंट में आया करते थे। गणेशा उस व्यक्ति से राजशेखर का फोन नंबर हासिल करके उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन लगता नहीं है। बाद में किसी भी तरह से राजशेखर के असिस्टेंट का नंबर ढूंढ लेता है। उसे कॉल करने पर राजशेखर का असिस्टेंट कहता है कि सर फिलहाल शहर में मौजूद नहीं है, वह दिल्ली गए हुए हैं। दरअसल राजशेखर एक साउंड इंजीनियर होता है। गणेशा पूछता है कि राजशेखर ने आखिरी बार कहाँ काम किया था। उसका असिस्टेंट कहता है, सर कल्लूर में हमने एक इन्फो पार्क खोला, वहां पर काम कर रहे थे। गणेशा उसी कैब में कल्लूर यानी उस इन्फो पार्क के पास जाने लगता है। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि राजशेखर किसी कमरे में काम कर रहा था। गणेशा इस कमरे को खोलने की कोशिश करने लगता है और चौंकाने वाली बात यह है कि यह कमरा राजशेखर के चेहरे से ही अनलॉक होता है। कोई भी इसे खोल नहीं पाता। अब 12 घंटे खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट का समय होता है। गणेशा को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसी समय अयान के नाक से और कान से खून बहने लगता है और वह उस जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो चुका होता है। तभी गणेशा उस लॉक को हैक करके राजशेखर का चेहरा हटाकर अपना चेहरा लगा देता है। उसके बाद गणेशा बहुत मुश्किल के साथ उस लॉक की तरफ अपना चेहरा रखने लगता है। उस लॉक को अपना चेहरा दिखाने के बाद तब जाकर वह दरवाजा खुलता है और सौभाग्य से उस कमरे में अयान मौजूद होता है। गणेशा बहुत मुश्किल से अयान के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगता है। भाग्यवश अयान ठीक ठाक ही होता है। तब जाकर सारे पुलिस वाले वहां आते हैं और अयान को अस्पताल ले जाते हैं। इस तरह गणेशा अपाहिज होने के बावजूद भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक बच्चे को ढूंढ लेता है और वह भी पुलिस से पहले। गणेशा को बहुत प्रशंसा मिलती है और साथ ही अयान भी गणेशा को बहुत धन्यवाद कहता है। इसी समय गणेशा और निधि की कहानी को निवेशक मिल जाने की वजह से वह कहानी और लोकप्रिय होने लगती है। इस तरह यह फिल्म यहां समाप्त होती है। कहानी की शुरुआत सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध से होती है। इस युद्ध में लाखों लोगों का रक्त बहा, जिसका अशोक को बहुत गहरा पश्चाताप हुआ। दुख और पछतावे में अशोक ने प्रण लिया कि वह आगे से हिंसा का मार्ग नहीं अपनाएगा।
उसने फैसला किया कि वह उन दिव्य शक्तियों का त्याग कर देगा जिनके कारण इतने निर्दोषों की जान गई। अशोक ने